हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अयान डिजिटल स्टडी। माई सेल्फ अयान अली अहमद। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो इस प्रकार है: हाउ एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड, एग्रीमेंट किस तरीके से फॉर्म होता है। हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है। क्या क्या कंडीशन सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का दिया गया है जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इन सब टॉपिक पे आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली नॉर्मल लोगों के लिए जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और जो टर्म एग्रीमेंट है दोनों क्या सिमिलर टर्म है, लेकिन एक्चुअल में जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट और जो टर्म एग्रीमेंट है दोनों सेम नहीं है। दोनों में बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। जैसा कि आप ऊपर में एक लाइन देख रहे होंगे। लाइन क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट भी होता है। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट भी है। ठीक है, सभी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस लाइन को अच्छी तरीके से क्लियर वे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा हाउ एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड, एग्रीमेंट किस तरीके से बनता है, और हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है। तो चलिए उस चीज को सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिख रहा होगा। पहला स्टेप है प्रोपोजल। क्या होना चाहिए? प्रोपोजल होना चाहिए। अब प्रोपोजल क्या होता है? जो प्रोपोजल और ऑफर है दोनों क्या सिनोनिमस टर्म है। प्रोपोजल और ऑफर बोथ आर सिनोनिमस टर्म्स। ठीक है, प्रोपोजल और ऑफर, जैसे एक पर्सन जो है ऑफर दे रहा है या फिर बोल सकते हैं प्रोपोजल दे रहा है दूसरे पर्सन को कोई काम को करने के लिए या फिर कोई काम को नहीं करने के लिए। कोई काम को, कोई एक्ट को करने के लिए ऑफर दे रहा है, प्रोपोजल दे रहा है, या फिर कोई एक्ट को नहीं करने के लिए प्रोपोजल दे रहा है। इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे हाथ में अभी एक मार्कर पेन है। हम किसी पर्सन को ऑफर दिए कि वो मुझसे ये मार्कर पेन को परचेस कर ले। तो यहाँ पर हम क्या किए? उसको प्रोपोजल दे रहे। ठीक है, क्या प्रोपोजल दे रहे? कि वो मुझसे ये मार्कर पेन को परचेस कर ले। तो यहाँ पर ही आता है प्रोपोजल वाला स्टेप। ठीक है, अब जिस सेकंड पर्सन को हम ये प्रोपोजल दिए कि वो मुझसे ये मार्कर पेन परचेस कर ले, और अगर वो इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर ले, अगर वो इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। क्या बन जाएगा? वो प्रॉमिस बन जाएगा। जिस पर्सन को हम ये ऑफर दिए कि वो मुझसे ये मार्कर पेन को परचेस कर ले, और वो जो सेकंड पर्सन है अगर इस प्रोपोजल को, इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। अब जो पर्सन प्रोपोजल दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में हम प्रोपोजल दे रहे सेकंड पर्सन को, तो हमको बोला जाएगा प्रॉमिसर। क्या बोला जाएगा? हमको प्रॉमिसर। और जिस पर्सन को हम ये ऑफर दे रहे हैं वो अगर पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है इस ऑफर को वो कहलाएगा प्रॉमिसी। दैट मीन्स जो पर्सन ऑफर देता है वो प्रॉमिसर, और जो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा वो प्रॉमिसी। जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज सी में डिफाइन है। ठीक है, ये जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का डेफिनेशन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2C में मिल जाएगा। तो प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस हो गया मतलब कि उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इस मार्कर को खरीदने का ऑफर जो हम दिए थे सेकंड पर्सन को, वो इसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस भी हो गया। अब थर्ड स्टेप है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन को समझने के लिए, जैसे हम ये मार्कर सेल कर रहे, ठीक है, हम इस मार्कर को लेट से 20 रुपीज में सेल करने वाले। क्लियर है? जो सेकंड पर्सन ये मार्कर मुझसे खरीदेगा कितने में खरीदेगा? ₹20 में। दैट मीन्स उस पर्सन के लिए कंसिडरेशन क्या बना? ये मार्कर। उस पर्सन को क्या मिला है? ये मार्कर मिला है। ठीक है, और उसके बदले, ये मार्कर देने के बदले मेरे लिए कंसिडरेशन में क्या आ रहा है? ₹20। मेरे लिए कंसिडरेशन में क्या आ रहा है? 20 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो इस मार्कर को बेचने में मुझको कंसिडरेशन में क्या मिला? 20 रुपीज, और सेकंड पर्सन को क्या मिला? उसको ये मार्कर मिला है। तो यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो गया कंसिडरेशन का, मतलब दोनों पार्टी के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल दिए इसमें कंसिडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन ₹20 है और सेकंड पर्सन के लिए कंसिडरेशन ये मार्कर पेन है। क्लियर है? अगर ये तीनों चीज कंप्लीट हो गया तब क्या बनेगा? एग्रीमेंट। तब क्या फॉर्म हो जाएगा? एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम लोग का एग्रीमेंट जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहां तक एग्रीमेंट बन गया। और अगर वो एग्रीमेंट जो है इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, अगर जो एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है, अगर वो एग्रीमेंट जो है इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा।
क्लियर है। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तब उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा कैसे, ठीक है। इस चीज को समझने से पहले ये जितना भी टर्म यहाँ पर हम बोले, प्रोपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस किस सेक्शन में दिया है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। प्रोपोजल जो है हम लोग का वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में दिया गया है। प्रॉमिस जो है हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 बी में है। कंसिडरेशन जो है हम लोग का वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 डी में है। एग्रीमेंट जो है हम लोग का वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई में है। और कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग का है उसका डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच में दिया गया है। तो ये सेक्शंस भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो जो कंडीशंस है वो सेक्शन 10 में दिया गया है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट जो है ये कंडीशन जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है उसको फुलफिल करता है तभी उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तभी उस एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वो एग्रीमेंट तभी क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है इसको हम लोग समझते हैं। पहला कंडीशन है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब एक पार्टी ऑफर दे रहा है, जैसे कि एग्जांपल दिए थे कि हम ऑफर दिए सेकंड को ये मार्केट में परचेस करने के लिए और सेकंड एक्सेप्ट कर लिया, मतलब यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो पहला कंडीशन क्या कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सेकंड ये कंडीशन है कि एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए लेकिन लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि ये जो एग्जांपल था इसमें केस में क्या था, कंसिडरेशन क्या था, मेरे लिए 20 रुपीज और सेकंड पर्सन के लिए मार्केट। तो जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, सही कंसिडरेशन होना चाहिए। क्लियर है। थर्ड क्या, कॉम्पिटेंट पार्टीज, जिस पार्टी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज, अब कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन नहीं है, मतलब जिस पार्टी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए। क्लियर है। वो माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर मतलब होता है बिलो 18, ये 18 प्लस होना चाहिए, यानी कि मेजर में आना चाहिए। क्लियर है। तो वो पार्टी जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करें वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर वो पार्टी माइनर है तब यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है। फिर क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी जो दूसरे पार्टी को धमका के या फिर डरा के उसका कंसेंट ले रहा है, उससे ऑफर एक्सेप्ट करवा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंसेंट है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मतलब जो सेकंड पार्टी जो कंसेंट दे रहा है वो फ्रीली दे, ठीक है, बिना कोई दबाव के, बिना कोई धमकी के, बिना कोई जबरदस्ती के। क्लियर है। ये बात का याद रखना, जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। जो चीज के लिए कंसिडरेशन किया जा रहा है, जो चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। लेट से एक स्टूडेंट जो है एग्जाम का पेपर लीक करवाता है और दूसरे स्टूडेंट को पेपर देता है और बोलता है कि बदले में तुम मुझको 500 रुपीज दोगे। अब जो दूसरा स्टूडेंट है उसको पेपर को लेता है लेकिन उसको 200 रुपीज नहीं देता है। तो यहाँ पर ही जो वो पर्सन है जो पेपर लीक करवाया था, जो सेल किया था, वो कोर्ट में जाके वो 200 रुपीज के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है, वो गैर कानूनी चीज है, ठीक है। तो उसके लिए सूट फाइल नहीं हो सकता। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि सेक्शन नंबर 10 में दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होने के लिए अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन फॉर्म होता है तभी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट में ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, वो एग्रीमेंट ही रहेगा। इसलिए बोला गया कि जितने भी एग्रीमेंट है उन सबको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। जो एग्रीमेंट ये सेक्शन 10 का कंडीशन फुलफिल करेगा वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल है, लॉ से तब बन रहा है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए वो चीज जरूरी नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बने मतलब एग्रीमेंट का भी कंडीशंस फुलफिल हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।